जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे बाबा सबसे बड़े हैं और दो मेरे चाचू। हम एक बहुत बड़े से घर में रहते हैं और हम 9 कज़न्स हैं। सबसे ज़्यादा जो जिनकी बनती है उनमें मैं, असद और हमना। हमना मेरे सबसे छोटे चाचू की बेटी है, असद दरमियान वाले चाचू का बेटा। हमना जब कॉलेज में थी तो उसके कॉलेज का ट्रिप मरी जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर वालों की तरफ से उसे इजाज़त ना मिली। बहुत ज़िद करने के बाद जब उसे इस बात पे कायल किया गया कि तुम्हारे दोनों भाई मरी जाएंगे तो तुम भी उनके साथ घूमने चली जाना, वो इस बात पे राज़ी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बेशुमार तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आक़िबी आल पर। बराए मेहरबानी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए। हम तीनों की उम्र में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, क्योंकि मेरे अब्बा और दोनों मेरे चाचुओं की शादी थोड़े थोड़े अरसे के बाद हुई थी। हमना हमारे लिए बिल्कुल सगी बहनों की मानंद है। शुरू से ही हम इकट्ठे खेलते हुए जवान हुए। हमने उसे बिल्कुल अपनी सगी बहनों की तरह समझा और उसने भी हमें हमेशा भाइयों की तरह प्यार और इज़्ज़त दी। आज हमने प्लान किया कि हम मरी जाएंगे। हमारा ताल्लुक़ लाहौर से है और हम तीनों बहुत एक्साइटेड थे। हम तीनों ने बचपन से बहुत ज़्यादा शरारतें की थीं और बहुत सारे इकट्ठा टाइम गुजारा था। इसलिए हमना हमारे साथ बिल्कुल ऐसे थी जिस तरह छोटी बहन होती है, और तमाम घर वालों को भी इस बात से कोई मसला नहीं था। हम तीनों ने मरी जाने का प्लान बनाया। लाहौर से मरी का सफ़र काफ़ी लंबा है। हमने सुबह नाश्ता किया और तकरीबन 9:30-10 बजे लाहौर से निकल पड़े। जो जो ज़रूरी सामान था वो अपने साथ रखा। मौसम काफ़ी सर्द था और हमना को बर्फ़बारी देखने का बहुत शौक़ था। हमारा प्लान था 2 से 3 दिन वहाँ रुकेंगे, खूब इंजॉय हल्ला गुल्ला करेंगे और वापस आ जाएंगे। हम रास्ते में रुकते, खाना पीना करते, तस्वीरें और वीडियोस बनाते और अपना सफ़र जारी रखते। अब अगर मरी से भूरबन की तरफ जाएं तो वहाँ पे कुछ ऐसे घर बने हुए हैं जो लोग रेंट के ऊपर देते हैं। मेरे अब्बा के एक बहुत पुराने दोस्त का वहाँ पे एक घर मौजूद था, जो हमारे लिए अब्बा ने पहले ही बुक करवा के रखा हुआ था। हम तकरीबन 5-5.5 घंटे के बाद वहाँ पे पहुँच गए। हमसे पहले भी वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे जो बर्फ़बारी के नज़ारे करने आए हुए थे। जब हम मरी पहुँचे तो वहाँ पे पहले ही काफ़ी बर्फ़ मौजूद थी। हमना तो ये देख के पागल सी हो गई। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। हम दोनों उसे देख के हंस रहे थे। उसको इस बात की ज़रा सी भी परवाह नहीं थी। वो अपनी दुनिया में मगन थी। बहुत सारी तस्वीरें बनाने के बाद उसने कहा मुझे भूख लगी है। हम तीनों एक जगह पे रुके, खाना वाना खाया और फिर घूमना फिरना शुरू कर दिया। अब तकरीबन रात हो चुकी थी। हम तीनों ने डिसाइड किया कि अब हमें चल के अपने घर में जाना चाहिए, वहाँ पे सामान वगैरह रखना चाहिए और बाद में रात को अगर टाइम मिला तो घूम फिर लेंगे। हमने एड्रेस कंफर्म किया और भूरबन की जानिब सफ़र शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम उस जगह पे पहुंच चुके थे। बाहर एक बुज़ुर्ग चौकीदार बैठे हुए थे। सलाम दुआ के बाद हमने उन्हें अपना बताया तो उन्होंने कहा, जी मैं बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहा था। मुझे पहले ही इतला मिल चुकी थी कि आप लोगों ने आना है। मैंने घर की मुकम्मल सफाई कर दी है। ये साफ़ सुथरा घर है और आप तीनों के लिए काफ़ी बड़ा होगा। इसमें 5 कमरे मौजूद हैं, गर्म पानी 24 घंटे मौजूद है और किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल करके बुला सकते हैं। मेरा साथ ही क्वार्टर मौजूद है, मैं फ़ौरन आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। आपको रात 12 बजे तक जो भी चाहिए होगा मैं प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद सुबह 8 बजे आपको दोबारा कोई चीज़ मिलेगी। हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने उन बुज़ुर्गों से कहा, बराए मेहरबानी आप हमारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाएँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप फ्रेश वगैरह हो जाएँ, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। हमने अपना सामान वगैरह रखा। हम तीनों ने अलग अलग अपना कमरा लिया। जैसे उन्होंने कहा वहाँ पे 5 कमरे मौजूद थे। वो एक बहुत साफ़ सुथरा घर बना हुआ था और बाहर एक टेरेस भी था। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। अंधेरे में कुछ ज़्यादा दिख नहीं था रहा। कुछ लाइटें साइडों में जल रही थीं, जो कि सामने दिखते में बहुत सारा बड़ा जंगल महसूस हो रहा था। बड़े बड़े दरख्त और थोड़ी थोड़ी देर के बाद किसी न किसी जानवर के बोलने की आवाज़ें आती थीं। मैंने उन बाबा जी से पूछा, ये जानवरों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? उन्होंने कहा, बेटा नीचे सारा जंगल है और आपको पता है जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। मैंने पूछा, बाबा जी यहाँ पे कौन कौन से जानवर रहते हैं? उन्होंने कहा, बेटा यहाँ पे ज़्यादातर बंदर हैं, यहाँ पे चीते और शेर भी कभी कभार नज़र आ जाते हैं। मैंने पूछा, क्या उन्होंने कभी किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया है? उन्होंने कहा, हाँ ऐसे वाक़यात कभी कभार रूनुमा हो जाते हैं। अगर कोई इंसान लकड़ियाँ लेने के घर से जंगल में दूर तक निकल जाए तो कभी कभार उस पर हमला भी हो जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है किसी जानी नुकसान का अभी तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। हाँ कभी कभार लोग ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं, बाद में उन्हें तिब्बी इमदाद दे के उनकी जान बचा ली जाती है।
तकरीबन रात के 11:15 बज चुके थे। हम तीनों ने टेरेस के ऊपर बैठ के चाय पी, बहुत एंजॉय किया। कहा चलो एक दफ़ा फिर माल रोड का चक्कर लगा के आते हैं, दुनिया वहाँ पे घूम रही होगी, मौसम बहुत ठंडा है, चलो चल के एंजॉय करते हैं। मैंने कहा यार रात काफ़ी हो चुकी है, हम सफ़र के थके हुए हैं, कल चलेंगे। हमना ने कहा हम यहाँ पे सोने नहीं आए बल्कि हल्ला गुल्ला करने आए हैं। उन दोनों ने मुझे उठाया, हम अच्छी तरह पैक हुए क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और तकरीबन बर्फ़बारी शुरू होने वाली थी। हमने अच्छी तरह कपड़े पहने और बाहर निकल गए। अपनी गाड़ी में आगे जैसे बैठे साथ ही बर्फ़बारी शुरू हो गई। हमना ने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बच्चों की तरह बाहर निकल के उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे थोड़ी देर यहाँ पे वीडियोज़ और पिक्चर्स बनाने दो। हमना थोड़ी साइड पे निकल गई और वीडियोज़ और पिक्चर बनाना शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद हमें उसकी चीख की आवाज़ सुनाई दी। हम उसकी तरफ भागे और वो भागते हुए हमारी तरफ आई। हम फ़ौरन उसके सामने खड़े थे। हमने उससे पूछा तुमने क्यों चीख मारी, आखिर क्या हुआ है? उसने कहा मुझे दरख्तों के पीछे कोई इंसान नुमा चीज़ नज़र आई है। उन्होंने कहा इस वक्त बर्फ़बारी में इधर किसी इंसान का क्या काम है? टाइम देखो तकरीबन रात के 11:30 बजने वाले हैं, शायद कोई जंगली जानवर होगा, बेहतर है तुम उस साइड पे नहीं जाओ। लेकिन वो बज़िद थी, वहाँ पे कोई जंगली जानवर नहीं था। मुझे मुकम्मल तौर पे कोई इंसान नुमा चीज़ नज़र आई है जो दरख्तों से निकल के मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं वहाँ से ना भागती तो यकीनन वो मुझे पकड़ लेता। हम उसकी बात सुन के हंसना शुरू हो गए। हमने कहा चलो गाड़ी में बैठो, माल रोड पे चल के एंजॉय करते हैं। हम तीनों ने गाड़ी में बैठ के सफ़र शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद माल रोड पे पहुंच गए। एक मुनासिब जगह देख के गाड़ी खड़ी की, लेकिन वहाँ पे फ़ौरन एक बंदा पहुंच गया जिसने कहा सर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। थोड़े पैसे मुबासे के बाद 500 रुपये पे तय हो गई। हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और माल रोड पे चलना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग वहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे थे, अपनी मौज मस्ती में बिजी थे। हम भी अपने ताईं खूब हल्ला गुल्ला और इन्जॉय किया। वहाँ पे शॉप्स बनी हुई थी जहाँ पे काफ़ी किस्म की चीज़ें मौजूद थीं। हमना, मैंने और असद ने वहाँ से घर वालों के लिए और अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी। अब तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। हम तीनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे। अब खुद हमना बोली मेरे ख्याल में हमें अब अपने घर में वापस चलना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे पाँव शदीद दर्द कर रहे हैं, अब मैं मज़ीद नहीं चल सकती। तकरीबन 20-25 मिनट चलने के बाद हम अपनी गाड़ी के पास मौजूद थे। हमने उस शख्स को पैसे पे किए और वहाँ से अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद हम अपने घर के सामने थे। अब रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। आके जब गाड़ी पार्क की तो उस वक्त बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी थी। हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी फैली हुई थी। गाड़ी से निकल के जब हम बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे तो हमें बहुत बड़े बड़े कदमों के निशानात दिखाई दिए। हम तीनों वहीं पे रुक गए। हमना बोली ये देखो मैंने तुम्हें कहा था मैंने कोई इंसान नुमा चीज़ देखी है। असद फ़ौरन से बोल पड़ा ये हमारे ही कदमों के निशान हैं, जाने से पहले हम इधर उधर चल रहे थे। हमना फ़ौरन बोली तब बर्फ़ सिर्फ शुरू हुई थी, तब हर जगह पर बर्फ़ मौजूद नहीं थी। ये हमारे जाने के बाद यहाँ पे कोई वाक़या पेश आया है। यकीनन ये किसी इंसान के पाँव के निशान तो नहीं लगते, ये बहुत बड़े बड़े निशान आते हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए और फ़ौरन घर के अंदर जाना चाहिए। उन बुज़ुर्गों ने कहा था कि 12 बजे के बाद कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, 12 तक आपको जो चाहिए होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब रात के 2 बज रहे थे। हम उन बुज़ुर्गों को भी जगा के उनकी नींद ख़राब नहीं करना चाहते थे। हमारे पास घर की चाबी मौजूद थी। हमने ताला खोला और अंदर दाखिल हो गए। जैसे हम अंदर दाखिल हुए हमें टेरेस की तरफ से कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हम तीनों फ़ौरन भाग के वहाँ पे गए तो लेकिन वहाँ पे सब कुछ पुरसकून था, कोई भी मौजूद नहीं था। हम तीनों ने सोचा शायद कोई बिल्ली या बंदर वगैरह होगा, चीज़ों को हिलाया होगा, चेयर्स और टेबल पड़े हुए थे, शायद उसी की आवाज़ होगी। हमने वो टेरेस का दरवाज़ा बंद किया और तीनों अपने अपने कमरों में आके लेट गए। हम तीनों इतने थके हुए थे कि फ़ौरन सो गए। तकरीबन आधा पौना घंटे गुजरा होगा कि ज़ोर ज़ोर से हमना की चीखने की आवाज़ें आईं। मैं और असद भागे और तकरीबन 2-3 सेकंड के बाद उसके कमरे में पहुंच गए। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया, उसने उठ के दरवाज़ा खोला। वो बुरी तरह कांप रही थी। हम दोनों ने उसे पानी का गिलास दिया, उसको संभाला और सहारा दिया और पूछा आखिर तुम्हें क्या हुआ है, सब खैरियत तो है? उसने कहा मेरे कमरे की खिड़की में पर्दों के पीछे मैंने किसी बहुत बड़े इंसानी नुमा चीज़ को देखा है। वो पर्दों के पीछे खड़ा मेरी तरफ घूर रहा था। हमने उससे कहा रात का टाइम है, तुम सो रही थी, यकीनन तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है। हम दोनों ने टेरेस और कमरे की लाइटें ऑन की और अच्छी तरह से बाहर का जायज़ा लिया, लेकिन हमना का वहम समझ के उसको तसल्ली दी। और हमने उससे कहा देखो हमने अच्छी तरह बाहर से देख लिया है, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमना ने कहा ये तुम दोनों भी प्लीज़ यहीं पे सो जाओ। साइड में एक बहुत बड़ा सोफ़ा और एक और सिंगल बेड पड़ा हुआ था।
हमने कहा ठीक है, तुम परेशान ना हो, हम दोनों भी यहीं सो जाते हैं। हम तीनों थोड़ी देर बातें करते रहे और बातें करते करते हमारी आंख लग गई। सुबह हम तकरीबन 11 बजे उठे। बाबा जी को फ़ोन किया, नाश्ते के लिए बोला। हम तीनों फ्रेश हुए, नाश्ता किया और घूमने फिरने के लिए निकल गए। जब हम काफ़ी देर के बाद तकरीबन शाम को 6 साढ़े 6 बजे वापस आए, सर्दी अपने अरूज पे थी। जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरा बैग वहाँ से गायब था। मैंने दोनों से पूछा, उन्होंने कहा हम तुम्हारे कमरे में नहीं थे गए, तीनों अपने अपने कमरों से तैयार होकर निकले थे। मैंने फ़ौरन से बाबा जी को कॉल की और उनसे मुद्दा बयान किया। मैंने कहा बाबा जी, मेरे कमरे से मेरा बैग गायब है। उन्होंने कहा बेटा, इस घर की एक ही चाबी है जो मैंने आपके हवाले कर दी थी। मेरा अंदर और बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे आपके बैग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यकीनन आप कहीं और रख के भूल गए होंगे। हम तीनों ने अच्छी तरह तलाशी ली। पहले हम हमना के कमरे में गए कि हमने रात को रात वहीं सोए थे। शायद मैं अपना बैग वहीं पे लेके आ गया हूँ। हमने हर जगह तलाश किया लेकिन हमें बैग कहीं ना मिला। फिर हम असद के कमरे में गए और बैग वहाँ भी मौजूद नहीं था। हमने कहा चलो तुम्हारे कमरे में चल के दोबारा देखते हैं। हम तीनों मेरे कमरे में आए और देखा बैग मेरे बेड के ऊपर मौजूद था, जैसे यहाँ से किसी ने हिलाया ना हो। मुझे याद है निकलने से पहले बैग मैं अपने बेड पे ही छोड़ के गया था। असद ने कहा ये पड़ा है तुम्हारा बैग, तुमने सारा घर सर पे उठाया हुआ है, सबको परेशान किया हुआ है। मैंने असद से कहा बेवकूफ़ाना बातें मत करो, तुमने भी आके मेरे कमरे में देखा था, बैग मेरे बेड पे मौजूद नहीं था। अब ये अचानक कहाँ से आ गया? ये कुछ छलावा तो है नहीं जो खुद से गायब हो जाए और वापस आ जाए। मुझे लगता है यहाँ पे कोई असर है। रात को हमना भी काफ़ी खौफज़दा थी। उसने भी देखा था कि उसकी अपनी खिड़कियों के पीछे, पर्दों के पीछे कोई हेलोनुमा चीज़ नज़र आई थी। मुझे अब इस चीज़ का अंदेशा है, यहाँ पे आसेब मौजूद हैं जिसने हमारा बैग गुम किया था और हमें डराने की कोशिश की थी। हमने बाबा जी को बुलाया, उन्हें चाय का कहा। जब वो चाय लेके आए तो हम टेरेस पे बैठे गप्पे लगा रहे थे। साथ ही कोयले जला के हमने गीठी रखी हुई थी। मौसम बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी। हम ना अपनी वीडियोस बनाने और तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ थी। मैंने बाबा जी से कहा बराए मेहरबानी थोड़ी देर हमारे पास बैठें, हम आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। बाबा जी थोड़ा सुन के परेशान हुए। यकीनन उन्हें उस बात का अंदाज़ा था कि हम उनसे क्या दरियाफ़्त करने वाले हैं। मैंने बाबा जी से कहा क्या यहाँ पे किसी और चीज़ का साया है, हमारे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है? बाबा जी फ़ौरन बोल पड़े, नहीं बेटा, मैं एक बहुत लंबे अरसे से तकरीबन 11 साल से यहाँ चौकीदारी का काम कर रहा हूँ। मैं दूसरी बिल्डिंग्स में भी मरी में ये काम कर चुका हूँ, लेकिन ये एक बहुत पुरसकून पुरफ़िज़ा मुकाम है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, यहाँ पे जंगली जानवर मौजूद हैं जो अक्सर व बेशतर रिहायशी इलाकों की तरफ निकल पड़ते हैं जब उन्हें भूख लगती है। तो बाज़ औक़ात खिड़कियों और दरवाज़ों के साथ छलांग लगा के टकराते हैं तो लोगों को लगता है यहाँ पे जिन और भूत वगैरह मौजूद हैं। मैंने कहा बाबा जी लेकिन मैंने तो किसी जिन भूत का जिक्र ही नहीं किया। बाबा जी फ़ौरन बोले बेटा, आपने कहा था कि यहाँ पे कोई असर मौजूद है, असर का तो यही मतलब होता है, लेकिन आप मुतमईन रहें, यहाँ पे ऐसी वैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। बर्फ़बारी अब ज़ोर से शुरू हो चुकी थी। असद बोला चल यार अब्दुल्ला, हम दोनों चलते हैं, हमना को घर पे रहने देते हैं। हमना ने कहा हाँ, मेरे पाँव में शदीद दर्द है, मेरा पाँव पीछे से फुल छिल चुका है और मैं चलने से बिल्कुल कासिर हूँ। तुम दोनों जा सकते हो लेकिन बराए मेहरबानी ज़रा जल्दी आ जाना, वरना मुझे डर लगेगा। हम दोनों वहाँ से तकरीबन 7 बजे निकले और बहुत सारे लोग बर्फ़ को एंजॉय कर रहे थे। बहुत प्यारा माहौल था। हमारी पसंद का मौसम अपने अरूज पे था। हाँ, वहाँ पे बहुत घूमे फिरे और एक जगह बैठ के खाना खाया। हमने सोचा हमना के लिए भी खाना पैक करवा के ले जाते हैं। हम तकरीबन 11:30 बजे वहाँ पे पहुँचे तो देखा बत्तियाँ बुझी हुई थीं। हमने सोचा हमना सो गई होगी। हमने ताला खोला, अंदर जाके एक दो दफ़ा आवाज़ें दी लेकिन उसने आगे से कोई जवाब न दिया। हमने जाके हमना का दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा बदस्तूर खुला हुआ था और जब अंदर जब लाइट जलाई तो हमारे होश उड़ गए। हमारे जिस्म मुंजमद हो चुके थे। हमना फर्श पे बेसुध पड़ी लेटी हुई थी या बेहोश थी, इस बात का इदराक करना थोड़ा सा मुश्किल था। हम दोनों उसकी तरफ भागे। हमना बहुत बुरी हालत में फ़र्श पे औंधे मुँह लेटी पड़ी हुई थी। बहुत मुश्किल से हिलाने जुलाने के बाद जब हमना को होश आया तो वो ज़ोरदार चीख मार के पीछे दीवार के साथ टकरा गई। उसने कहा मेरे करीब मत आना, कौन हो तुम? हमने कहा हमना, हम तुम्हारे भाई हैं, क्या हो गया, क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो? हमना उठी और ज़ोर से चीखती हुई मेरे गले लग के रोना शुरू हो गई। उसने कहा हमें फ़ौरन से यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत खौफनाक जिन और भूत मौजूद हैं। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ जंगली जानवर होंगे जिस तरह उन्हें बाबा जी ने बताया था। हमना ने कहा वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं,
तुम सोच नहीं सकते, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे जो पीछे मेरे साथ हुआ है। हमने हमना को दूसरे कमरे में ले जाके बिठाया, पानी वगैरह पिलाया, अच्छी तरह उसको कवर किया और कहा बोलो मेरी बहन हुआ क्या है आखिर। हमना ने अपने चाय का कप उठाया और बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा जब तुम लोग 7 बजे यहाँ से गए तो मैंने घर में मम्मा से बातें करना शुरू कर दी। उसके बाद मुझे ऐसे लगा जिस तरह दरवाज़ा किसी ने बजाया है। मैं फ़ोन को होल्ड पर रख के दरवाजे की तरफ भागी कि सोचा बाबा जी होंगे, शायद उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। मैंने पूछ के मैंने 2-3 दफ़ा पूछा, आगे से कोई जवाब ना आया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। अभी मैंने वो डोर बंद ही किया था कि मुझे ऐसे लगा मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से बंद किया है। मैं डर गई, फ़ौरन उसकी तरफ भागी तो मेरा दरवाज़ा मुसलसल खुला हुआ था। मैंने तुम दोनों के रूम और दरवाजे चेक किए, वो भी मुसलसल बंद थे, लेकिन आवाज़ मुझे अपने कमरे की जानब से आई थी। मैंने फ़ौरन से खिड़कियों की जानब देखा जो बदस्तूर बंद थी। बर्फ़बारी हो रही थी। मेरा ध्यान फ़ौरन से टेरेस की तरफ गया जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से दरवाज़ा खुला और बंद हुआ होगा। मैंने फ़ौरन से जाके जैसे ही टेरेस का दरवाज़ा लॉक किया, वापस मुड़ी और ज़ोरदार धमाके से दरवाज़ा खुल के दीवार के साथ जा टकराया। ये चीज़ देख के मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं अभी टेरेस के दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि मेन डोर पे दोबारा से किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मुझे लगा यकीनन अब बाबा जी होंगे। उन्होंने भी टेरेस के दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ सुनी होगी और परेशानी को भांपते हुए मेरी मदद के लिए दौड़े होंगे। मैंने वहाँ पे जाके जैसे ही दरवाज़ा खोला तो यकीन करें दोबारा से वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैंने थोड़ा सा निकल के बाहर इधर उधर देखा, लेकिन मेरे अलावा वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस पलटी तो मैं चीख मार के अपने कमरे की तरफ भागी। असद बोला, तुमने चीख क्यों मारी? मैंने चीख इसलिए मारी कि टेरेस के दरवाजे के पीछे वही लंबा सा ह्योला खड़ा था। मैं अपने कमरे में भागी, मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मैं फर्श पर जा गिरी। मेरा सर फर्श के साथ टकराया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं है। हम तीनों ने हमना को तसल्ली दी, उसे खाना वाना दिया। हमना ने बड़ा बेदिल होकर वहाँ खाना खाया। हमने कहा आज रात हम जाग के गुजारते हैं, देखते हैं हमारे साथ को वाक़या पेश आता कि नहीं आता। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि टेरेस का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और बंद हो गया। हम तीनों सहम से गए। हम तीनों ने हिम्मत करते करते बाहर जाकर देखा। टेरेस का दरवाज़ा बदस्तूर बंद था, लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हमने हमना की बात का यकीन करते हुए कहा यकीनन यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है जो हमारे यहाँ होने से काफ़ी नाखुश है और हमें बार बार डराने की कोशिश कर रही है। हमने टाइम देखा तो सुबह रात के 1:45 का टाइम हो रहा था। ऐसे ही जब मैं बाहर खड़ा हुआ टेरेस की तरफ घूर रहा था तो मुझे लगा टेरेस से कोई जल्दी से गुजर के चला गया। मैं फ़ौरन अंदर भागा। मैंने असद से कहा यकीन करो मुझे भी वहाँ से किसी साये के गुजरने का अंदेशा हुआ है। असद और मैं दोनों टेरेस की तरफ भागे। हमने टेरेस की दरवाज़ा खोल के देखा, अच्छी तरह लाइटें मार के देखी, लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हमने अच्छी तरह टेरेस का डोर लॉक किया और तीनों एक कमरे में आके खौफ से बैठ गए। तीनों काफ़ी खौफज़दा थे, एक ही कमरे में ताला लगा के बैठे हुए थे। हम तीनों की पता नहीं कब आँख लगी। अचानक से हमारा दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। हम तीनों अचानक से उठ के बैठ गए, कमरे की लाइट ऑन की। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। हम तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थे कि जाके दरवाजे पे पूछ सकते कि इस वक्त कौन है, और होता भी कोई कैसे। कमरे का दरवाज़ा फुल लॉक था। बाहर मेन डोर का दरवाज़ा भी लॉक था। बाबा जी तो हो नहीं सकते थे। लेकिन असद ने कहा मैं जाके देखता हूँ। असद जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचा, दस्तक देना बंद करती गई। जब मैंने दरवाज़ा खोल के देखा, असद ने जब दरवाज़ा खोल के देखा तो सामने बाबा जी खड़े हुए थे। असद की बाबा जी को देख के चीख निकल गई, बाबा जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जबकि मेन डोर का दरवाज़ा लॉक था, आप अंदर कैसे आए? बाबा जी ने कहा बेटा मैं नमाज़ के लिए उठा हूँ। जब मैंने देखा तो आप लोगों का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर जाके खैरियत दरियाफ्त करने की कोशिश की कि सब खैरियत तो है। आप लोग दरवाज़ा बंद करके सोते हैं, लेकिन शायद आज दरवाज़ा आप बंद करना भूल गए थे। मैंने बाबा जी से कहा ठीक है आप जाएँ, मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। मैं मेन डोर का दरवाज़ा जैसे बंद करके आया तो मैंने अब्दुल्ला की तरफ उसने असद ने मेरी तरफ हैरान होकर देखा। मुझे अच्छी तरह याद है दरवाज़ा खुद लॉक किया था। मुझे तो लगता है बाबा जी भी इस चीज़ में शामिल हैं। मैंने उससे कहा तुम बेवकूफ़ हो, बाबा जी एक नेक इंसान है, वो नमाज के लिए उठे हैं, शायद दरवाज़ा खुला रह गया हो या हम लॉक करना भूल गए हों। बाकी का वक्त हमने जाग के गुजारा। सुबह ही हम तैयार हुए और वहाँ से नाश्ता किए बगैर ही निकल गए। ये सोचा हम पिंडी इस्लामाबाद जा के नाश्ता करेंगे। रास्ते में हम ये बातें करते आ रहे थे तो हमने सोचा बाबा जी आखिर अंदर कैसे दाखिल हुए। मैं बोला शायद वो जो चीज़ हमें डरा रही थी उसने दरवाज़ा खोल दिया होगा। बाबा जी क्योंकि बहुत अरसे से यहाँ मौजूद हैं और इस घर में रहते नहीं हैं, इसलिए वो चीज़ बाबा जी को नुकसान नहीं पहुँचाती होगी। लेकिन इस बात का हम
यकीन से कह सकते हैं कि उन बुज़ुर्गों को यहाँ पे किसी चीज़ का बहुत मालूम है। उन्होंने इसलिए हमसे ज़िक्र नहीं किया कि हम कहीं खौफज़दा ना हो जाएं। व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो बड़े मेहरबानी लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।